आज हम चैप्टर नंबर 3 लेंगे बिजनेस मैनेजमेंट का। चैप्टर 3 है हमारा प्रबंध के सिद्धांत एवं तकनीक, टेक्निक एंड थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। कि प्रबंध के क्या क्या सिद्धांत है, इसके क्या क्या प्रिंसिपल है और इसकी क्या क्या टेक्निक्स है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा इसमें आता है कार्य का विभाजन। प्रबंध के सिद्धांत के अंदर पहला पॉइंट जो होता है कार्य का विभाजन। इसमें क्या होता है कि जो कर्मचारी होते हैं प्रबंध के अंदर, उनको अपने अपने हिसाब से कार्य प्रबंधक के द्वारा क्या होता है कार्य को बांट दिया जाता है। इसलिए कार्य का विभाजन होता है कि सब अपने अपने हिस्से में कार्य करते हैं ताकि कार्य समय पर हो सके और कार्य के अंदर क्वालिटी दिख सके। इसीलिए हमें कार्य का विभाजन का पहला सिद्धांत हमारा ये होता है। सेकंड बात करें हम तो अधिकार एवं उत्तरदायित्व। अधिकार और उत्तरदायित्व की बात करें तो अधिकार उत्तरदायित्व एक दूसरे से संबंधित होते हैं, दोनों में समानता होती है। संगठन में जब किसी व्यक्ति के कार्य को सौंपा जाता है तो उस कार्य के निष्पादन में उसके उत्तरदायित्व उस व्यक्ति पर ही होता है। कि जिस कर्मचारी को हमने कोई कार्य सौंप दिया तो उसका उत्तरदायित्व भी उसी का होगा और उसका अधिकार भी उसी का होगा। उसी को राइट होगा कि वो उस कार्य को कैसे करे, किस तरीके से करना चाहते हैं। फिर थर्ड पॉइंट आता है अनुशासन, डिसिप्लिन। अनुशासन में क्या होता है कि जो अनुशासन का सिद्धांत होता है वो कर्मचारियों के ऐसे व्यवहार को पूर्ण करने के लिए क्या होता है जो संगठन के उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होता है। जो संगठन के जो उद्देश्य होते हैं उनकी पूर्ति में सहायता करने के लिए कर्मचारियों को ऐसे व्यवहार में डाला जाता है जिससे प्रबंधक के कार्य अच्छे से हो सके। इसलिए प्रबंधक ये चाहता है कि उसके कर्मचारी उसके व्यापार का अनुशासन ठीक रहे, अच्छा रहे। आगे वाला पॉइंट आता है आदेश की एकता। पॉइंट नंबर 4, आदेश की एकता में क्या होता है, इसका आशय ये है कि एक कर्मचारी को आदेश केवल एक ही उच्च अधिकारी से प्राप्त होता है। यानी जो कर्मचारी को जो आदेश प्राप्त होता है वो कर्मचारी को आदेश कौन देता है, उससे जो सीनियर उसका जो हेड होगा, यानी कि जो उच्च अधिकारी होगा उस व्यापार का, वो क्या करेगा अपने अधीनस्थ कर्मचारी जो होंगे उसके अंदर में जो कर्मचारी है उनको आदेश दिया जाता है। तो एक कर्मचारी को केवल एक ही उच्च अधिकारी आदेश देता है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग अधिकारी अलग अलग उसको आदेश दे रहे हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में उस कर्मचारी को उसके अधिकारी के अंडर में रहते हुए कार्य करना होता है, उसके आदेशों की पालना करना होता है और उसके आदेश के दिए हुए अनुसार ही उसको कार्य करना होता है। आगे वाला पॉइंट आता है पांचवा, निर्देशन की एकता। निर्देशन की एकता में क्या होता है कि निर्देशन की एकता में संगठन की वह सभी क्रियाएं होती है जिनका उद्देश्य समानों अधिकारों एक ही नियोजन या एक ही योजना के अंतर्गत उन्हें रखना चाहिए। आदेश की एकता से ये बिल्कुल भिन्न है। आदेश की जो एकता है वो उससे बिल्कुल क्या होता है, भिन्न है। निर्देशन में क्या होता है, हमेशा डायरेक्शन मिलता है, उस डायरेक्शन में रहते हुए कर्मचारी को अपना कार्य करना होता है। सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। पॉइंट नंबर 5, सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। किसी संगठन में यदि संगठन के हितों एवं व्यक्तिगत हितों परस्पर संघर्ष हो तो संगठन का हित सर्वोपरि माना जाता है। मतलब ये हो गया कि सामूहिक कि कर्मचारी जो व्यापार के जो कर्मचारी होते हैं वो क्या करते हैं, समूह में रह के कार्य करते हैं, इसलिए उनको सामूहिक हितों में रहते हुए कार्य करना होता है और उनके उस तरीके से उनका क्या होता है, व्यक्तिगत हित होता है। अगर समूह में रह के कार्य करेगा तो व्यापार का हित होगा ही, व्यापार के साथ साथ किसका होगा, व्यक्तियों का हित भी होगा। यानी कि जो व्यापार के कर्मचारी है, जो प्रबंधक के कर्मचारी है, संस्था के कर्मचारी है, उनका भी हित होगा। अपने हितों के लिए उसको क्या करना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है। आगे वाला पॉइंट आता है 7वां, कर्मचारी का पारिश्रमिक। ध्यान दें कि प्रबंध के सिद्धांत के अंदर क्या है कि कर्मचारियों का पारिश्रमिक भी शामिल किया गया है कि कर्मचारी को किस तरीके से पारिश्रमिक दिया जाता है। सभी कर्मचारियों का पारिश्रमिक समान नहीं होता, कर्मचारी के कार्य के अनुसार ही उसके पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाता है। जो प्रबंध का जो संचालक होता है वो उसके हिसाब से उसके पारिश्रमिक का निर्धारण करता है कि किस कर्मचारी को कितना पारिश्रमिक देना है। रेम्यूनरेशन उसका जो होता है वो उसके हिसाब से ही क्लियर किया जाता है, कितने कर्मचारी को कितना रेम्यूनरेशन देना है। तो उस हिसाब से प्रबंधक का जो संचालक होता है वही उस कर्मचारी के पारिश्रमिक का निर्धारण करता है। दूसरे व्यक्ति को पारिश्रमिक के निर्धारण करने का कोई अधिकार नहीं होता। अलग अलग कर्मचारियों को अलग अलग तरीके से पारिश्रमिक दिया जाता है, सभी कर्मचारियों का पारिश्रमिक समान ही होता है। तो ये प्रबंध के स्तर के अनुसार भी आप इसको समझ सकते हैं कि प्रबंध के पहले वाले वीडियो में हमने प्रबंध के 3 स्तर बनाए थे, एक उच्च स्तर, एक मध्यम स्तर, एक निम्न स्तर। तो उच्च स्तर के जितने भी कर्मचारी होंगे उन सबका पारिश्रमिक सबका सेम होगा, मध्यम स्तर के जितने भी कर्मचारी होंगे उनका पारिश्रमिक सबका सेम होगा और निम्न के कर्मचारियों का पारिश्रमिक भी सबका सेम होगा। ऐसा नहीं है
कि उच्च का और मध्य का सेम हो जाए या फिर मध्य और निम्न का सेम हो जाए, ऐसे नहीं। आगे वाला पॉइंट आता है 8वां पॉइंट, केंद्रीकरण। फेयोल के अनुसार, एक फेयोल है हेनरी फेयोल, जो प्रबंध के सिद्धांत के ज्ञाता माने जाते हैं, प्रबंध का गुरु माना जाता है। उन्होंने केंद्रीकरण को बहुत अच्छे से समझाया है कि फेयोल के अनुसार संगठन में अधिकारियों के केंद्रीकरण एवं केंद्र के बीच आवश्यक सामंजस्य होना चाहिए। यानी जो कर्मचारी है, संगठन के जो अधिकारी है, उनके बीच में क्या होना चाहिए, आवश्यक सामंजस्य, समर्पण की भावना होनी चाहिए उनके बीच में। वह सामंजस्य संगठन में आकार एवं प्रबंध प्रणाली पर निर्भर करता है। ये सामंजस्य कब बनेगा, जब संगठन का आकार अच्छा होगा या प्रबंध की जो प्रणाली है, मैनेजमेंट का जो सिस्टम है, उस सिस्टम में ही कार्य करना होता है, तो ऑटोमेटिकली कर्मचारियों में क्या हो जाता है, सामंजस्य की भावनाएं बन जाती है। जैसे बड़े संगठन में अधिकारियों का विकेंद्रीकरण अधिक उपयुक्त होता है, जबकि छोटे संगठन में क्या होता है, अधिकारियों का केंद्रीकरण अधिक उपयोग होता है। कि बड़े संगठन की हम बात करें तो वहाँ पर क्या होता है, विकेंद्रीकरण का प्रयोग किया जाता है। छोटे संगठन की बात करें, छोटे संगठन में क्या होता है, केंद्रीकरण ही प्रयोग में किया जाता है। तो ऐसे करके प्रबंध के अंदर इसको भी शामिल किया गया है। आगे वाला पॉइंट आता है पदाधिकारियों में संपर्क की कड़ी। जो जिसके पद है, पद के हिसाब से जो अधिकारी बने हुए हैं, अलग अलग पद के अलग अलग अधिकारी बने हुए हैं, तो उनमें भी क्या होना चाहिए, संपर्क की कड़ी होनी चाहिए। कि एक उच्च अधिकारी क्या होता है, दूसरे उच्च अधिकारियों से संपर्क बनाता है, व्यापार से संबंधित, और उनके बीच में अपने संपर्क की कड़ी को जोड़ता है, और दोनों मिलकर ही प्रबंध के अंदर डिसीजन ले पाते हैं। तो उच्चतम अधिकारी से लेकर नीचे के जो अधिकारी होते हैं, उन सबके बीच सबकी एक कड़ी होनी चाहिए। संदेशवान इस कड़ी के द्वारा होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब हो गया कि कोई भी संदेश आना चाहिए तो उच्च अधिकारी से लेकर जो प्रबंध के सबसे नीचे वाला जो अधिकारी होता है, बिल्कुल लो लेवल का, उस तक तुरंत उसके संदेश पहुंच सके, संदेशवान कहते हैं इसको। आगे वाला आता है व्यवस्था। अगर हम बात करें व्यवस्था की, तो व्यवस्था आपको पता है कि जब तक व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो हमारा काम अच्छा नहीं होगा। अब चाहे यहाँ पर व्यापार लो, प्रबंध लो, फिर अदरवाइज की बात करें, तो यहाँ बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, तो बिजनेस के अंदर भी हमारे बिजनेस का, हमारे मैनेजमेंट की व्यवस्थाएं क्या होनी चाहिए, बहुत अच्छे से ढंग से होनी चाहिए। अगर व्यवस्था ऐसी होती है तो सही समय पर कार्य किया जाता है और इच्छित परिणामों को हम प्राप्त कर सकते हैं। व्यवस्था का तात्पर्य यहाँ पर ये होता है कि प्रत्येक वस्तु के लिए एक निश्चित स्थान, मतलब प्रत्येक वस्तु अपने स्थान पर हो, सही व्यक्ति सही स्थान पर होना चाहिए। यानी कि जिस व्यक्ति को जो कार्य किया गया है वो व्यक्ति वही कार्य करेगा। वस्तु की बात है तो जो वस्तु जिस स्थान पर रखी हुई है वो वस्तु उसी स्थान पर रखी रहेगी। यहाँ पर वस्तु का तात्पर्य है कि ऑफिस के अंदर है तो ऑफिस में कंप्यूटर लैपटॉप का होना जरूरी है। वहाँ पर क्या रहता है, ऑफिस में लैपटॉप और कंप्यूटर। ऐसे नहीं कि लैपटॉप को हम बाहर कर दें, कंप्यूटर को वहाँ पर कोई वो दूसरी मशीन लगा के बैठ गए, तो वह व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो जिस कर्मचारी को जो कार्य दिया गया है वो उसके अनुसार ही कार्य करेगा, उसको दूसरा कार्य नहीं दिया जाएगा। उससे क्या होता है, व्यापार की व्यवस्था सही बनी रहती है। उचित कार्य उचित व्यक्तियों को सौंपा जाता है, कार्य का उचित ढंग से निष्पादन किया जाता है, निष्पादन करके उनके ऊपर उचित नियंत्रण भी किया जाता है, जिससे संगठन के कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है। आगे वाला पॉइंट आता है समता, इक्विटी। समता, इक्विटी का मतलब ये होता है कि समता न्याय एवं दयालुता का मिश्रण होता है। समता का तात्पर्य है कि सभी व्यक्तियों का स्वभाव संभाव को देखा जाए एवं उनके पारिश्रमिक तथा दंड व्यवस्था में भेदभाव न हो। सभी व्यक्तियों के लिए दंड जो होते हैं उनकी व्यवस्था होती है, उसमें भेदभाव ना होना चाहिए। कि कर्मचारी ने क्या हुआ कि कुछ इस तरह के कर्मचारी ने व्यापार के अंदर कोई गबन कर दिया तो क्या होगा कि उसको उठाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उच्च अधिकारी को है तो उसको मत उठाओ, निम्न अधिकारी जो है उसने गबन कर दिया तो उसको उठा दो। व्यापार के खिलाफ कोई सभी व्यक्ति कार्य करता है, चाहे वो उच्च स्तर का हो, मध्य का हो, निम्न का हो, तो उन सबको दंड व्यवस्था में ही रह के कार्य करना होगा। उनको जो दंड दिया जाएगा व्यापार के द्वारा वो दंड होगा उनका, और दंड के भेदभाव, दंड में उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें कर्मचारियों में संगठन के प्रति निष्ठा उत्पन्न होती है। आगे वाला पॉइंट आता है कर्मचारी के कार्यकाल की स्थिरता। कर्मचारियों के कार्यकाल की स्थिरता, की कर्मचारी का जो कार्यकाल होता है वो उसकी स्थिरता को बढ़ाता है। कार्यकाल का मतलब ये हो गया कि कर्मचारी का जितना कार्यकाल होता है 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का, जैसे ही वो कार्य करेगा, कार्य करने में अपने कार्य में वो टैलेंट दिखाएगा तो उसकी कार्य में क्या हो जाएगी, स्थिरता हो जाएगी। तो कर्मचारी के कार्यकाल में स्थिरता होती है। कार्य के सिद्धांत के अनुसार इस कार्य पर कर्मचारी की नियुक्ति कम से कम एक निश्चित समय के लिए आवश्यक की जानी चाहिए। इसका एक लाभ ये होता है कि कर्मचारी अपने कार्य की प्रगति करने की परिस्थितियाँ आदि से भलीभांति परिचित हो जाता है। यानी कर्मचारियों को जो नियुक्ति दी जाती है उसकी एक पर्टिकुलर
दिवस होते हैं, वर्किंग डे होते हैं, उसमें रहकर उस कर्मचारी को मौका दिया जाता है ताकि वो अपने समय पर अपने कार्य को ढंग से कर सके और अपने कार्य की जानकारी पूरी प्राप्त कर सके, अनुभव ले सके। जैसे उसको अनुभव प्राप्त हो जाएगा, उस काम में वो तुरंत गति से अपने कार्य को करेगा, तो ऐसी स्थिति में फिर उसके कार्यकाल में क्या हो जाती है, स्थिरता, उसके कार्यकाल को बढ़ा दी जाती है। 5 साल 10 साल 15 साल का उसको एग्रीमेंट करके उसको दे दिया जाता है, तो उसके कार्यकाल की क्या हो जाती है, स्थिरता हो जाती है। आगे वाला पॉइंट आता है प्रेरणा। प्रेरणा का मतलब होता है कि हम किसी भी व्यक्ति से, किसी भी कर्मचारी से, किसी भी बिजनेसमैन से, किसी भी प्रबंधक से प्रेरणा ले सकते हैं। अधिकारी और अनुशासन को ध्यान में रखते हुए प्रबंधकों को चाहिए कि वे अपने अधीनस्थों को किसी कार्य से पहले करने के लिए प्रेरित करें। कि प्रबंधक क्या चाहते हैं कि जो अपने अधीनस्थ कर्मचारी है या अपने जो कर्मचारी है उनको किसी कार्य को करने से पहले उनको प्रेरित कर दो, कार्य के बारे में उनको प्रेरित करो। इससे न केवल नए विचार का सृजन होगा बल्कि अधीनस्थों में संतुष्टि की भावना पनपेगी। तो इस तरीके से ये प्रेरणा होती है कि जो उच्च अधिकारी होते हैं वो अपने मध्यम अधिकारी को और निम्न अधिकारी को या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को क्या करते हैं, कार्य करने के बारे में पहले ही प्रेरित करते थे। इससे उनको उच्च अधिकारियों से निम्न अधिकारियों को, मध्य अधिकारियों को क्या होता है, प्रेरणा मिल जाती है। सहयोग की भावना, आखिरी पॉइंट आता है इसका, सहयोग की भावना। किसी संगठन की सफलता कर्मचारियों के परस्पर सहयोग की भावना पर निर्भर करता है। कि किसी भी संगठन है उसकी सफलता किस पर निर्भर करती है, कर्मचारियों के सहयोग की भावना पर। कि कर्मचारियों का कितना सहयोग रहता है, कर्मचारियों के सहयोग पर ही उसकी भावना, उसकी जो भावना है वो निर्भर करती है। सिद्धांत एकता ही शक्ति है, जैसे कोई एकता है उसी को हम शक्ति कहते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि प्रबंधक ऐसे कदम उठाए जिससे कर्मचारियों में परस्पर विश्वास हो सके, उनमें सहयोग की भावना उत्पन्न हो सके। कि जो प्रबंधक होता है, मैनेजर, वो इस तरह के कार्य करे कि कर्मचारियों में ऑटोमेटिक उनके अंदर सहयोग की भावना पैदा हो जाए और परस्पर उनके मध्य क्या हो जाए, विश्वास हो जाए, एक संगठन बन जाए उनका, एक ही डायरेक्शन में रहते हुए सब काम करेंगे तो हमारा कार्य अच्छा होगा और हमने जो इच्छित परिणाम ले रखे हैं, जो हमारे उद्देश्य हैं, वो हम जल्दी उसको पूरा कर पाएंगे और 100% उसमें हमें लाभ 100% होता है। फिर आगे आता है जैसे नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत, उद्देश्य का सिद्धांत, अपवाद का सिद्धांत, बारापन का सिद्धांत, सामाजिक दायित्व सिद्धांत, सहभागिता सिद्धांत आदि कई तरह के किस्में और भी सिद्धांत समझाए हुए हैं। तो आप अपने बुक्स में से इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। वो अब स्टूडेंट्स को ध्यान दें कि आगे प्रबंध के सिद्धांत और भी आएंगे। ये 14 सिद्धांत है, तो 14 सिद्धांत प्रबंध के कन्फर्म है। कार्य का विभाजन, अधिकार और उत्तरदायित्व, तीसरा पॉइंट है अनुशासन, चौथा आदेश की एकता, पांचवा निर्देश की एकता, सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, केंद्रीकरण, पदाधिकारियों के संपर्कीकरण। आगे वाला आता है व्यवस्था, समता, कर्मचारियों में कार्यकाल की स्थिरता, प्रेरणा और सहयोग की भावना। ऐसे करके आपको 14 के 14 पॉइंट्स शीट ऑफ कॉपी में लिखने हैं और उनके आपको नोट्स भी बनाने हैं। और जो इससे पहले वाले चैप्टर में होमवर्क दिया था वो आपको बुधवार के दिन चेक कराना है। शॉर्ट क्वेश्चन दिए थे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन दिए थे, तो बुधवार के दिन आपकी कॉपी चेक होगी। इसलिए आप होमवर्क का पूरा ध्यान रखें, टाइम से काम करें, टाइम से अपना वीडियो देखते रहे। जब तक समझ में आए वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देखते रहे, बुक्स में देखें, एक्सप्लेन करें, ढंग से समझें। फिर भी कोई डाउट हो आपको तो कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं, हमसे संपर्क करके भी आप उससे पूछ सकते हैं। तो होमवर्क पर ध्यान दें, बोर्ड क्लासें हैं आपकी, पढ़ाई में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें आप। ठीक है, थैंक यू।